नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग 4 जून 2024 के चुनाव नतीजों के बाद कह रहे थे कि मोदी का सीना हमने छोटा कर दिया है। उसका सीना 56 इंच से छोटा हो गया है और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को हम अपनी तरफ ले लें तो ये सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। हालांकि चुनाव पूर्व गठबंधन था और आज तक चुनाव पूर्व गठबंधन जो है कोई पूर्ण बहुमत नहीं ले पाया था इस कांग्रेसी सरकारों के बाद। हालांकि कांग्रेस को भी इस तरीके का बहुमत कभी नहीं मिला था पिछले 30 सालों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों को 99 से कम बताने की कोशिश की गई युवराज द्वारा। लेकिन ऐसा आखिर क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी अब भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। वक्फ बोर्ड की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वक्फ बोर्ड के अंदर आपको पता ही होगा एक जेपीसी का गठन किया गया था, लेकिन उस जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई है उसकी जो समय सीमा है उसे जो है वो और बढ़ा दिया गया है। और जो बजट सत्र है उसके आखिरी दिन तक की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। यानी अब शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड के जो संशोधन हैं उन्हें लागू नहीं किया जाएगा और जेपीसी के टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया गया है। तो क्या ये मोदी की हार हो गई है? मुझे लगता है मोदी पिछले 10 सालों में वो सब सीख चुके हैं जो उन्हें सीख जाना चाहिए था। वो सब सीख चुके हैं कि इस देश के अंदर कौन सा उदंडई समाज है जो कभी भी उदंडई कर सकता है। और अब उस चीज़ को वो समझ चुके हैं और अब वो वैसे काम कभी नहीं करना चाहते जो उन्होंने पहले कर दिए। अब दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक कर पी रहा है और ऐसा प्रबंध कर रहा है कि दोबारा उस मामले को वापस किया ही ना जा सके। ऐसा प्रबंध कर रहा है कि ऐसे लठैत जो हैं वो दोबारा खड़े हो ही ना सके। और प्रधानमंत्री मोदी इस बार वो पूरा प्रबंध अच्छे से कर चल रहे हैं जिनका साथ दे रहे हैं अमित शाह। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे एक बेईमान अरविंद केजरीवाल जो डकैत है दिल्ली का वो किस तरीके से डकैती कर रहा है और फिर भी कह रहा है कि मैं हर महिला को 1,000 रुपये महीना दूंगा। उसने देख लिया कि कैसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर जो है एक योजना चलाई जिसमें महिलाओं को फ़ायदा मिला। शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना चलाई मध्य प्रदेश में जहां पे उन्हें फ़ायदा मिला। और कैसे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना चलाई जिससे उन्हें फ़ायदा मिला। तो क्यों ना मैं भी एक योजना चला दूं और दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना लगाकर वोट हासिल कर लूं। अंदाज़ा लगा के देखिए, दिल्ली दिल्ली जो देश की राजधानी है जहां पर माना जा सकता है कि हर महिला जो है समृद्ध हो सकती है, अगर समृद्ध नहीं है तो नौकरी पेशे वाली हो सकती है। उसे झारखंड के साथ कंपेयर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ना मध्य प्रदेश के साथ किया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार जो घाटे में चल रही है वो चाहती है कि वो 1,000 रुपये महीना हर महिला को दे। इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी हताशा में डूब गई है और अब ईवीएम को गाली नहीं दे रही है। अब ईवीएम के साथ साथ वो कह रही है कि पूरी की पूरी जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है वही बकवास है, हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है वही बकवास है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि जब ईवीएम से विश्वास उठ गया, जब देखा कि कुछ साथी हमारे ईवीएम से जीत रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला ईवीएम से जीत रहा है, तमिलनाडु का स्टालिन चोर जो है वो ईवीएम से जीत रहा है और केरला की सरकार ईवीएम से बन रही है, ममता बनर्जी की बहुमत की सरकार ईवीएम से बन रही है, अरविंद केजरीवाल की दो दो सरकारें ईवीएम से चल रही हैं, तो फिर कहीं कहीं ईवीएम सही कैसे काम कर जाती है। तो इसलिए अब ईवीएम इन्होंने छोड़ दी है। ईवीएम इन्होंने अब छोड़ दी है, अब इन्हें ईवीएम की आवश्यकता नहीं है। इन्हें लगता है कि ईवीएम की ज़रूरत क्या है। अब हम किसी और मुद्दे पे जाएंगे और हम ऐसी डिस्कशन करेंगे कि ताकि ईवीएम को छोड़कर हम किसी और मुद्दे पे बात कर सकें, और वो मुद्दा है कि भारत की सारी चुनाव प्रक्रिया ही बेकार है। तो इन तीनों मुद्दों में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आई थी उसके अंदर एक जेपीसी बनाई गई। जो जेपीसी बनाई गई उसके अब जो समय है उसे और बढ़ा दिया गया है। आपको पता है जेपीसी के अंदर लात घूसे सब चल रहे हैं। सरकार चाहती थी कि किसी भी कानून को एकदम से ना लाया जाए ताकि उसे शांति से लाया जाए। कृषि कानूनों से सरकार पहले ही सीख ले चुकी है कि किस तरीके से भारत विरोधी, भारत में बैठे गुंडे और भारत के बाहर बैठे चोर चक्के
और मवाली जो है भारत के अंदर व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे फिलहाल अभी बांग्लादेश में हुआ। यहाँ भी वही करने की कोशिश कई बार हो चुकी है, पहलवानों के जरिए भी हो चुकी है, किसानों के जरिए भी हो चुकी है। तो सरकार अब दूध की जली फूक फूक को पीना चाहती है। छाछ को भी फूक फूक कर पीने का मतलब यह है कि किसी कानून को लाओ, भले ही वो 6 महीने लेट हो जाए, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मत दो। आपको पता है कि समाज, जिस समाज से ये वक्फ बोर्ड का बिल जुड़ा हुआ है, वो समाज जो है कॉपी किताब से कोई वास्ता नहीं रखता, जाहिलों से भरा हुआ है। ये जो है सच्चर कमेटी बताती है कि सब जाहिल भरे पड़े हैं, न खाने को पैसा है, न खाने को रोटी है। लेकिन इन सभी चीज़ों से अलग सरकार को पता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो उसका संशोधन होना है, या फिर वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार का साथ दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो एक तरीके से इस सरकार का पहिया हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है उन्होंने, और भंग करने के बाद कहा है कि हम इसकी नियुक्ति, इसके लोगों की नियुक्ति अपने हिसाब से करेंगे। खैर, उन्होंने फिलहाल पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड को जो है हटाया नहीं है वहाँ से, लेकिन उन्होंने भंग कर दिया है, यानी वक्फ बोर्ड में अब नियुक्ति जो है वो चंद्रबाबू नायडू अपने लोगों की करेंगे। लेकिन सरकार जो केंद्र के तौर पर काम कर रही है, उसे ये संदेश दिया गया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और केंद्र की सरकार चाहती है कि फिलहाल जब तक देश में स्टेबिलिटी ना आ जाए, यानी भारत विरोधी ताकतें जो अमेरिका में बैठकर षड्यंत्र रचती हैं और यहाँ के कठमुल्लों को जो है ऑक्सीजन देने का काम करती हैं, यहाँ पे जयचंद हिंदू और लठैत हिंदुओं को ऑक्सीजन देने का काम करती है, फिलहाल उन्हें मौका न दिया जाए कोई कार्ड खेलने का। फिलहाल ट्रंप को शपथ लेने में अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, तो उस वक्त को अटेन करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड में तब्दीली करनी हो, संशोधन करना हो या उसे हटाना हो, थोड़ी सी सब्र तो रखनी पड़ेगी। अगर सब्र नहीं रखेंगे तो यहाँ पे जो उदंडई और जो जिस समाज का कॉपी किताब से कोई वास्ता नहीं, वो सड़कों पर आ जाएगा। आपने देखा होगा कुछ कठमुल्लों को बोलते हुए कि सरकार अगर नहीं सुनेगी, अगर अदालतें नहीं सुनेगी तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। ये इस तरीके के व्यक्ति हैं, इनके मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सड़कों पर ही रहे हैं और सड़कों पर ही रहेंगे। खैर, इन चीज़ों से सरकार को डरना नहीं चाहिए, लेकिन काम इतना पुख्ता कीजिए कि जिसमें गुंजाइश ना बचे। जेपीसी ने हर जगह से मांग की है कि हर स्टेट रिकॉर्ड दे कि कितनी कितनी ज़मीन वक्फ के पास है और वो कब कब कर ऐसे आई और उसका क्या रिकॉर्ड है। और साथ ही साथ जेपीसी ने यह भी मांग की है कि सच्चर कमेटी के हिसाब से जो बताया गया है कि कितना कब्जा किया गया है, उसका भी रिकॉर्ड दें। देखिए, मुसलमान अपने आप में नंगे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर आपको किसी वक्फ के कोई ज़मीन है तो इसका मतलब सीधा होता है कि आपके पास किसी की दान की हुई ज़मीन है। अगर दान की हुई ज़मीन है तो उसके कोई कागजात भी होंगे जिसने दान की होगी। इन लठैतों के पास कोई कागज़ नहीं होता है। और वक्फ बोर्ड का मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड का कोई भी लेना देना नहीं है आम मुसलमान से। आम मुसलमान का उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आम मुसलमान क्योंकि कॉपी किताब से दूर है तो उसे किसी भी लठैतगिरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। वही इस वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लठैत मुसलमान जो अमीर हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। खैर, इसके ऊपर हंटर सरकार चलाएगी, लेकिन सरकार सब्र के साथ उसे चलाना चाहती है। ये जेपीसी का जो टाइम फ्रेम बढ़ाया गया है, इससे साफ झलकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐलान किया है कि वो 1,000 रुपये हर महिला को देंगे। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ है और वहाँ पर वो 1,000 रुपये महीना जो है एक महिला को देना चाहते हैं। यानी लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो पैसा देना चाहते हैं हर महीना, जो लगभग आप कह सकते हैं 1,000 करोड़ और सालाना 12,000 करोड़ बैठता है। दिल्ली सरकार के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो 12,000 करोड़ रुपए सालाना जो है महिलाओं को 1,000 रुपये देने में खर्च कर सके। जिस सरकार के पास इतनी ताकत है वो कर सकती है, उसमें बुरा तो कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कांग्रेसी लठैतों की सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन औकात देने की है नहीं तो नहीं दे पाए। सरकार गिरते गिरते चल रही है। कर्नाटक में भी इस तरीके के वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। हालांकि महाराष्ट्र में ये वादे अच्छे चल रहे हैं। ये वादे जो है हेमंत सोरेन ने किए, वहाँ भी अच्छे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में किए गए और वो बढ़िया चल रहा है। वहाँ पे काफ़ी महिलाओं को इसका फ़ायदा हुआ है, उन्होंने अपने उद्योग चलाए हैं।
लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो अगर इस तरीके की गेम खेलते हैं तो फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने वैसे भी कुछ दिन पहले कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और चुनाव लड़ने के पैसे भी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें 10,000 करोड़ रुपए की मदद करे। अंदाज़ा लगा के देखिए इन चोरू चक्कों का, डकैतों का। दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, जो अपने आप में इस देश की राजधानी की सरकार है, और ये डकैत और चोर जो हैं दिल्ली की जनता को मजबूर कर रहे हैं बिजली पानी के लिए, हवा के लिए। ये हैं ये डकैत। तो इन डकैतों को दिल्ली की जनता को अब देखना होगा कि किस तरीके से बाहर करना है। अरविंद केजरीवाल भूल रहे हैं कि वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अब नहीं हैं और पहले भी नहीं थे। वो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश के सारे जो पावर्स होती हैं वो हमेशा ही केंद्र के पास होती हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भले ही इन मामलों को देखे ना देखे, लेकिन अब दिल्ली की विधानसभा को निरस्त कर देना चाहिए। यहाँ विधानसभा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मेयर बनाइए। दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कभी भी कैपिटल के अंदर इस तरीके से सरकारें चलें। अगर केजरीवाल के हाथ में सब कुछ हो और ये चोरू चक्का डकैत बिक जाए तो ये प्रधानमंत्री से लेके सारी एम्बेसियों को गोली से उड़ा दे। इसके बस का हो तो इसका ऐसे लोगों से दूरी बनाना बड़ा आवश्यक है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता कम से कम अब तो समझ चुकी है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। ये व्यक्ति जो है सिर्फ बेवकूफ़ उनका काट रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ है? कांग्रेस पार्टी जो सुबह शाम कहती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम यहाँ खराब है, ईवीएम वहाँ खराब है, ईवीएम कहते हैं है ही बेकार, इससे चुनाव होने नहीं चाहिए। ये भूल जाते हैं कि ईवीएम को इन्हीं ने लाया है। और भारतीय जनता पार्टी को ये ईवीएम नहीं जिताती। जिस समय पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए और 280 सीटें लेकर आए 2014 में, उस समय भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था। और उस समय मोदी सत्ता में नहीं थे, ये जाहिल गवार कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। और जनता ने ऐसे तमाचे जड़े और कांग्रेस पार्टी सीधे 43 सीट पर पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी को अंदाज़ा ही नहीं आ रहा है कि वो सत्ता में होते हुए, उनके सत्ता में होते हुए मोदी को इतनी सीटें कैसे मिल गई, वो भी ईवीएम से। क्योंकि ईवीएम खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, ईवीएम सही हो जाती है। जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला की सरकार बनती है, ईवीएम बिल्कुल सही हो जाती है। हिमाचल में इनकी सरकार बनती है, जनता का जनादेश है, जनता ने साथ दिया है। ममता बनर्जी की सरकार बनती है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, जनता का साथ मिला है, भाजपा को तमाचा मिला है। केरल में इनकी सरकार बनती है, भाजपा को पड़ता है तमाचा। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार बनती है, भाजपा को पड़ता है तमाचा। 2024 के आम चुनाव होते हैं और मोदी 240 पे आ जाते हैं। मोदी का सीना छोटा हो जाता है और कांग्रेस पार्टी बड़ी हो जाती है 99 सीट लाकर, और कहा जाता है ये है जनता का जनादेश और मोदी को पड़ा है चांटा। ईवीएम सही हो जाती है। हरियाणा को चुनाव होता है, ईवीएम खराब हो जाती है। महाराष्ट्र के चुनाव में ईवीएम खराब हो जाती है। ये जाहिल गवार हैं, इसलिए इन्होंने अब ईवीएम का मामला छोड़ दिया है। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव में जो जो सूची, मतदाता सूची है, वही गलत होती है। मतदाता सूची में अगर गड़बड़ की जा सके तो कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी मतदाता सूची ही गलत है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ कर कर चुनाव जीते जा सकते हैं, और मोदी सरकार इस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके के जाहिल गवार है ये। तो इस तरीके से ये सोच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये साफ कहना है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ चल रही है। अब बताइए, जिस परिवार के 3 व्यक्ति सांसद बन चुके हों और उनका स्टैंड है चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली, ईवीएम, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहती है। जनता को अब समझ आ गया है कि इन जाहिलों के वश का अब कुछ नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।